please start. Awesome. Thank you. Hello everyone. Today my topic is रेस्ट ड्यूटी काटा. तो जब मैं बोल रहा हूँ रेस्ट ड्यूटी काटा, इट डजंट मीन कि मेरा टॉपिक सेक्शन 11 तक कंसाइज है, कि मैं आपको सेक्शन 11 सीपीसी के बारे में बोल रहा हूँ कि सेक्शन 11 सीपीसी सेज दैट सो एंड सो ये वो. द मोमेंट रेस्ट ड्यूटी काटा इज अ जनरल प्रिंसिपल. इट्स अ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ. सो आपको दो चीजों को सबसे पहले डिस्टिंक्ट करना होगा. तो मैं जो अपना लेक्चर जो भी डिलीवर करने वाला हूं उसमें मैं आपको दो बात जो बताने वाला हूं ब्रीफली. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पार्ट, कि जिसमें मैं आपको एम्फेसिस दूंगा दो पॉइंट्स पे, कि सेक्शन 11 रेस्ट ड्यूटी काटा जो बोलता है. सर समथिंग कोई साउंड नहीं आ रहा है? नहीं साउंड आ रहा है? हाँ जी. ऑलराइट साउंड ठीक है. हो सकता है उनके एंड पे कोई प्रॉब्लम हो. यस, यू मे कैरी ऑन प्लीज. ऑलराइट ओके. तो सबसे फर्स्ट मैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे आऊंगा. इंट्रोडक्शन में मैं आपको दो बातों में एम्फेसिस दे रहा हूं. सबसे फर्स्ट की जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्ट ड्यूटी काटा डिफरेंट चीज है. जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्ट ड्यूटी काटा 1 और सेक्शन 11 रेस्ट ड्यूटी काटा जो बोल रहा है वो एक अलग चीज है. तो आप उन दोनों बातों को सेपरेट रखें, देन मैं आपको आगे का इंटरप्रेट करूंगा. उसके बाद जब जनरल प्रिंसिपल्स इंट्रोडक्शन वगैरह जब मैं ओवर करूंगा उसके बाद देन मेरा एम्फेसिस रहेगा बेयर लैंग्वेज पे, कि बेयर लैंग्वेजेस बेसिकली वहां पे एक एक एसेंशियल उसका क्या है उस सेक्शन का. और एट द लास्ट में आपको जो विद पैसेज ऑफ टाइम जनरल प्रिंसिपल्स और ये जो सेक्शन है इन दोनों से जो लॉ इवॉल्व हुए हैं, ये जो सेटल्ड पोजीशन क्रिएट हुई है रेस्ट ड्यूटी काटा में एट प्रेजेंट, फिर मैं कुछ केसेस वगैरह है जो पॉइंट्स है सेटल्ड प्रिंसिपल्स वो डिस्कस करूंगा. दैट्स ऑल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. रेस्ट ड्यूटी काटा consist of two words. First is the res, second is duty kata. Res means the thing और duty kata means already decided. So again मैं यहाँ पे एम्फेसिस कर रहा हूं कि अब मैं जब आपको जनरल प्रिंसिपल बता रहा हूं रेस्ट ड्यूटी काटा का, देन आप सेक्शन 11 की लाइट में ना जाएं. ऑलराइट. अब मैं आपको क्यों एम्फेसिस दे रहा हूं इस बात पे बार बार, कि सपोज इफ अ राइट या जो रूल है वो क्रिएशन ऑफ ए स्टैट्यूट है, देन स्टैट्यूट में कल अमेंडमेंट होगी और वो रिमूव हो जाएगा. जैसे कि राइट ऑफ अपील है आपका, तो राइट ऑफ अपील आपका जो राइट है वो स्टैट्यूट की क्रिएशन है, कल अगर अमेंडमेंट होती है उसको बाहर निकल जाएगा. बट वंस अ प्रिंसिपल, ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट ड्यूटी काटा जब मैं आपको बोल रहा हूं, इट मींस इट्स एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ. So it is not the creation of the statute. So सेक्शन 11 जो है वो एग्जॉस्टिव नेचर नहीं है. सेक्शन 11 में जस्ट जनरल प्रिंसिपल्स के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है, कुछ को जो रेस्ट ड्यूटी काटा नहीं है पर उन्हें डीम्ड रेस्ट ड्यूटी काटा बोला गया, कि वो रेस्ट ड्यूटी काटा माने जाएंगे, है या नहीं है, उनके क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है नहीं, वो सेपरेट बात है. सो अब आप इसको इस बात में रख के चले कि मैं आपको जनरल प्रिंसिपल समझा रहा हूं, और चाहे अमेंडमेंट हो जाए उसके बाद भी जनरल प्रिंसिपल एग्जिस्ट करेंगे अपनी पोजीशन पे. सो अब यहाँ पे रेस्ट ड्यूटी काटा का मतलब क्या है? रेस्ट ड्यूटी काटा मींस things already decided by a competent court should be taken as conclusive truths until and unless they are reversed by any higher court. क्या हायर कोर्ट अब उनको रिवर्स कर दे वो डिफरेंट, पर अदरवाइज वो कंक्लूसिव माना जाएगा. सो इट इज अ फंडामेंटल डॉक्ट्रिन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट एंड फाइनलिटी ऑफ लिटिगेशन. जब मैं बोल रहा हूं फाइनलिटी ऑफ लिटिगेशन, तो आप लिटिगेशन को फाइनल कब बोलेंगे? फाइनल लिटिगेशन बेसिकली उस दिन नहीं होती जिस दिन कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, कोर्ट ने पास कर दिया कि डिक्री या ऑर्डर जो ही पास कर दिया कि मतलब ये फाइनल मेरा ऑर्डर है. नो, फाइनलिटी से मतलब होगा तीन सिचुएशन में आप डिवाइड कर सकते हैं, कि सपोज या तो वहां पे अपील लाई नहीं करती है, कोई अपील उस पर प्रोविजन, वो डिक्री जो पास हुई उस पर अपील लाई नहीं करती है. सेकंड, अपील लाई तो करती है बट लिमिटेशन जो है उसका वो ओवर हो चुका है, तो वो फाइनल बोली जाएगी. थर्ड सिचुएशन इज कि विद इन लिमिटेशन बंदे ने अपील भी फाइल कर दी पर अपील डिसमिस हो चुकी है. ऑलराइट. तो जब ये तीन सिचुएशंस में से कोई भी एक फुलफिल हो जाएगी उसके बाद आप बोलेंगे कि ये डिसीजन फाइनल हो गया. आपको ओवरऑल ब्रीफ में अगर प्रिंसिपल्स को याद रखना है कि जनरल प्रिंसिपल क्या है इसका, तो जनरल प्रिंसिपल याद रखने का एक कॉमन जो एक शब्द लाइन में है वो ये है कि वन सूट एंड वन डिसीजन इज इनफ
फॉर एनी सिंगल डिस्प्यूट, कि एक डिस्प्यूट के लिए इनफ है एक सूट और एक डिसीजन। ऑलराइट, आप बार बार उसको रीएजिटेट नहीं कर सकते मैटर को। अब सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल जब ये इवॉल्व हुए होंगे तो मैं आपको इसके बारे में ये कि मतलब क्यों, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इवॉल्व हुआ है प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल रेस जुडिकाटा का। तो उसके पीछे के देखो 3-4 लॉजिक्स हैं जो मतलब एक लीगल मैक्सिम्स के बेस पे हैं, मैं बोल रहा हूं। फर्स्ट इज कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर शुड बी एंड ऑफ लिटिगेशन। सेकेंडली, nobody should be vexed twice over same cause of action again and again। आप एक बंदे को बार बार वैक्स नहीं कर सकते एक सेम बात पे। और अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज जस्ट एंड फाइनल। ये 3 इसके मेन लीगल मैक्सिम्स के बेस पे आए हैं और ये इसके मेन थंब है कि मतलब आप इस पे टिका हुआ होता है। सो बात आ रही है अब कि ऑलराइट, सेक्शन 11 मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 11 के एसेंशियल्स अलग है, जनरल प्रिंसिपल्स वाइड है। तो जनरल प्रिंसिपल्स की एक छोटी सी ब्रांच है सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा। अब प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकाटा की बात कर रहा हूं कि उनकी एप्लीकेशन कहां कहां है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकाटा की एप्लीकेशन जो एक सुलोचना अम्मा वर्सेस नारायण नैयर केस है, मैं केसेस जो भी बोल रहा हूं बेसिकली वो चैट बॉक्स में डाल दूंगा मैं नीचे को, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इससे विद साइटेशन। सुलोचना अम्मा के केस में उसमें मतलब कंफर्म करा गया था, ऐसा नहीं है कि वहां पे पहली बार बोला गया, ये बिल्कुल सेटल्ड पोजीशन चल रही है। पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के केस में एक फर्स्ट केस है उसमें उन्होंने इसकी बताया कि इसका स्पेक्ट्रम कहां कहां तक है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं कि प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकाटा जो है ना सिर्फ क्रिमिनल, सिविल मैटर्स में भी अप्लाई होंगे, क्रिमिनल मैटर्स में भी, आर्बिट्रेशन, टैक्सेशन और इवन तक की क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और इवन इंटरिम ऑर्डर्स पे भी एप्लीकेशन होगी आपके रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल्स की। तो ये इस केस में इसकी एप्लीकेशन को वाइड करने के लिए बताया गया है, तो वहां पर आपको ये इस केस में मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट इज कि प्रूफ किसको करना होगा। अगर आपने एक बार प्ली ले ली कि नो सर सो एंड सो केस इज हिट बाय रेस जुडिकाटा जनरल प्रिंसिपल से हिट होता है या फिर सेक्शन 11 से हिट होता है, देन बर्डन ऑफ प्रूफ जो भी होगा इस पॉइंट का वो ऑलवेज एंड ऑलवेज डिफेंडेंट के ऊपर होगा जो बेसिकली ये प्ली ले रहा है। इट मींस हुएवर टेक्स द प्ली प्रूव द प्ली, जो भी प्ली लेगा बेसिकली वो प्रूव करेगा इस प्ली की, तो बर्डन ऑफ प्रूफ बेसिकली उसके ऊपर होता है। अब ये मैंने आपको जनरल उसका इंट्रोडक्शन दे दिया कि बेसिकली जनरल प्रिंसिपल का ये स्पेक्ट्रम, आप जनरल प्रिंसिपल को इस दिमाग में रख के चले। अब मैं आ रहा हूं आपको इसके एक छोटी सी ब्रांच सेक्शन 11 पे। तो सेक्शन 11 एग्जॉस्टिव इन नेचर नहीं है, सेक्शन 11 जस्ट डिफाइन कर रहा है कि क्या क्या हो सकता है ना, इंक्लूड सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो, वो पॉइंट्स। तो अब मैं सेक्शन 11 आपको बता रहा हूं। सेक्शन 11 की इंपोर्टेंस क्यों है, सेक्शन 11 में एक एक वर्ड की इंपोर्टेंस वो एसेंशियल एलिमेंट है उसका। ऑलराइट, तो मैं उसको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूं सेक्शन को। और सर इसमें शेयरिंग ऑन कर दे प्लीज, अगर हो सकती हो शेयरिंग प्लीज, स्क्रीन शेयरिंग या मे बी। तो सेक्शंस के जो एसेंशियल्स हैं मैं बेसिकली वो आपको डिस्क्राइब करता हूं वन बाय वन क्यों है। सपोज माने कि आप एक भी एसेंशियल भूल जाते हैं, उसका लॉजिक शेयरिंग ऑन है। ऑलराइट सर। सेक्शन 11 के जो एसेंशियल्स हैं, अब एक एक पॉइंट्स उसमें लिखा हुआ है कि सेम पार्टी सेम लिटिगेशन। अगर इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इफेक्ट उसका सेम है कि जो बात आप स्पेसिफिकली प्लीड नहीं कर पाएंगे अपनी प्लीडिंग में, वो आप आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर पाएंगे। सो फिर आपने सपोज माने कोई एक एसेंशियल एलिमेंट है उसको प्लीड ही नहीं करा है, जो सेक्शन 11 का एलिमेंट है स्पेसिफिकली आपने उसको प्लीड नहीं करा है, और उसके बाद आप जज साहब के सामने जितनी मर्जी बहस करते रहे, फिर वो जज साहब ने दूध नहीं देना है उस पर, क्योंकि प्लीडिंग वहां पे मिसिंग है। स्पेसिफिक प्लीडिंग होगी, आप उसी के बाद बहस कर पाएंगे उसके ऊपर। सो मैं अब आपको बेसिकली मैंने कुछ मेरे पास प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए था नहीं, मैंने आपको जस्ट एक बेयर लैंग्वेज जस्ट मैंने जो डिवाइड करी है मैं उसको आपको बताता हूं और फिर मैं उसको धीमे धीमे करके एक्सप्लेन करूंगा आगे। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। वेट अ सेकंड। यहां पर जो भी मेरे पास मैं आपको बता रहा हूं ये जस्ट बेयर लैंग्वेज है। कोई किसी के पास अगर बेयर एक्ट है देन वो बेयर एक्ट से ले सकता है अपने। यहां पर मैं आपको 3 बातें, मतलब 2-3 बातें मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं कि रेस जुडिकाटा में ये बात क्लियर है आप लोगों को कि 2 सूट्स होंगे,
एक तो पहले डिसाइड हो चुका है ऑलरेडी, एक सब्सिक्वेंट सूट है, तो दो सूट्स की बात चल रही है यहाँ पे पैरेलल पैरेलल एक सेक्शन में। तो जो बेसिकली नया सूट है जो एट प्रेजेंट चल रहा है पेंडिंग है, अगर उस बारे में सेक्शन में बात हो रही है देन मैं उसको ब्लू पेन से बार बार मेंशन कर रहा हूं कि ये ब्लू इंक से जो मैंने लिखा हुआ है ये अभी जो सूट चल रहा है उसके बारे में बात हो रही है, और जो डिसाइड हो चुका है मैटर अगर उसके बारे में बात हो रही है देन उसको रेड इंक से शो कर रहा हूं कि वो डिसाइडेड कोर्स की बात हो रही है जो प्रीवियस सूट था, प्रीवियस कोर्स था। ऑलराइट, तो सबसे पहले देयर लैंग्वेज चालू होती है यहां से कि नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और एनी इशू in which matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue or constructively in issue। यहां से चालू करते हैं कि नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और एनी इशू। सो कोर्ट को यहां पे परमिशन नहीं दी गई है कि आप किसी भी सूट को ट्राई करें या इशू को ट्राई करें, विच वन इन विच मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू। सो यहां पे सबसे पहली बात आ रही है जो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इशू। सो व्हाट इज द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू। सबसे पहले मैं आपको ये जो पॉइंट है इसके बारे में डिस्क्राइब करता हूं, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू। So what is matter in issue? Matter in issue is not the subject matter। आप सब्जेक्ट मैटर को नहीं बोल सकते कि ये मैटर इन इशू था। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूं, एक्सप्लेन हो जाएगा उससे। सपोज सबसे पहले मैं केस फाइल करता हूं, सूट फॉर पोजीशन लगा लें, यहाँ पे कोई मैंने केस फाइल करा और वहां पे मैं प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहा हूं एज एन लीगल आयर ऑफ समवन कि मैं इनका लीगल आयर हूं, सो मुझे प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। कोर्ट मेरा केस एबीसी ग्राउंड पे डिसमिस कर देता है, मैं दोबारा आता हूं कोर्ट में, सेम प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा हूं मैं, और वहां पर अब मैं प्ली ले रहा हूं एडवर्स पोजीशन की। ऑलराइट, कि ये मेरी जमीन है बिकॉज यहाँ पे एडवर्स पोजीशन लग रहा है। सो यहां पर जनरल प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा जो सेक्शन 11 की लैंग्वेज है वो हिट नहीं करेगी उसे। ऑलराइट, क्योंकि मैटर इन इशू इज अ डिफरेंट थिंग। सो बिकॉज मैटर इन इशू इन बोथ द केस आर डिफरेंट। प्रीवियस वन इन्वॉल्व द इशू ऑफ सक्सेशन where a subsequent suit involved the issue relating to adverse position। ऑलराइट, सो एक और इलस्ट्रेशन जैसे कि सपोज मैंने इविक्शन पेटिशन जैसे होती है, तो सपोज कि मैंने एक इविक्शन पेटिशन फाइल करी अगेंस्ट अ पर्सन टेनेंट के खिलाफ ऑन द ग्राउंड दैट कि ये मेरी प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहा है, मिसयूज ऑफ माय प्रॉपर्टी कर रहा है, और फाइनली क्या हुआ कि हमारे बीच में कॉम्प्रोमाइज वगैरह हो गया और फाइनली वो डिसाइड हो गया मैटर। ऑलराइट, कुछ समय बाद मैं दोबारा केस फाइल कर देता हूं, दोबारा केस फाइल करता हूं और बोलता हूं कि इविक्शन पेटिशन ऑन द ग्राउंड दैट कि अब मेरे को प्रॉपर्टी बोनाफाइडली रिक्वायर्ड है। ऑलराइट, तो बोनाफाइडली रिक्वायर्ड यहां पे एक तो यहां पे देखो प्रीवियस केस में जो सब्सटैंशियली इन इशू था वो क्या था कि वेदर द टेनेंट इज मिसयूजिंग द प्रीमाइसेस और नॉट, है ना। और जो न्यू केस है बेसिकली उसमें है क्वेश्चन की बोनाफाइड रिक्वायरमेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, whether my requirement is bona fide or not। so basically आपको याद रखना जब बात हो रही है मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू, तो ना तो रिलीफ के बारे में बात कर रहा है ना ये बात कर रहा है आपकी सब्जेक्ट मैटर के बारे में। अब बेसिकली यहां पर आपको इसके साथ में व्हाट इज सब्सटैंशियली डायरेक्टली सब्सटैंशियली इशू दो बार जो यूज हुआ है, इसमें आपको साथ में इसके पढ़ना है एक्सप्लेनेशन नंबर 3। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 जो अटैच करेगी इसके साथ में वो आपको क्लियर कर देगी कि a matter cannot be said to have been directly or substantially in issue in a suit unless it was alleged by one party and denied or admitted by another party। as long as किसी मैटर में मैंने वो चीज अलेज नहीं करी है, सामने वाली पार्टी ने डिनाई नहीं करी है, तो वो चीज को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मैटर इन इशू था जनाब उस वक्त। ऑलराइट, सो ये बात हुई ब्लू इंक से जो लिखा हुआ है कि ये तो बात होगी प्रेजेंट सूट की कि इस वक्त भी वो मतलब इस केस में डायरेक्टली सब्सटैंशियली इन इशू होना चाहिए। हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू, अभी प्रीवियस केस की बात कर रहा है जो डिसाइड हो गया कि उस वक्त भी डायरेक्टली सब्सटैंशियली इन इशू होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि कैसे वो डायरेक्टली सब्सटैंशियली इन इशू आप काउंट करेंगे। एक्सप्लेनेशन 3 के साथ अगर आप इस वर्ड को पढ़ेंगे देन आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इसके बाद पॉइंट आ रहा है कि क्या सिर्फ एक्चुअली इन इशू होनी चाहिए प्रीवियस सूट में, या फिर कंस्ट्रक्टिवली इन इशू का भी एक इंपोर्टेंस है कोई। तो आप एक्सप्लेनेशन नंबर 4 को पढ़ेंगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नंबर 4 क्लियर है कि what is constructive res judicata, alright, या what is constructively in issue। constructively in issue मींस आप इस वे से ले सकते हैं कि res judicata है या नहीं है whatsoever, पर ये डीम्ड res judicata एक टाइप का कि यहाँ पे माना जाएगा कंस्ट्रक्टिवली वो फॉल कर रहा है उसमें, तो एक आप उस कैटेगरी में इसको ले जा सकते हैं। इसमें आपको बहुत फेमस केस है कंस्ट्रक्टिव res judicata पे फेमस बताने कि
स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन का केस है 1977 का, मैं साइटेशंस अगेन डाल दूंगा, नो प्रॉब्लम। इस केस में बहुत इंटरेस्टिंग है कि सपोज इसमें जो नवाब हुसैन जी हैं वो पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी अपॉइंटमेंट जो होती है बेसिकली उनको जॉब से डिसमिस कर दिया जाता है। जब वो डिसमिस हो गए तो बेसिकली वो उसको चैलेंज करते हैं, पेटिशन फाइल करते हैं, रिट पेटिशन फाइल करते हैं। तो कोर्ट में बोलते हैं कि दो ग्राउंड्स पे वो बेसिकली इसको अपने डिसमिसल को चैलेंज कर रहा है। फर्स्ट कि एक तो मेरा जो रिमूवल हुआ है इट इज नैलिफाइड, ऑलराइट, कि जो मेरा रिमूवल हुआ है नैलिफाइड है, और सेकंड पॉइंट इज कि मेरे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी गई डिसमिस करने से पहले, ऑलराइट। तो दो पॉइंट्स पे वो आए कि मतलब एक तो मेरे को अपने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी और आपने मेरे को नैलिफाइड लिया, आपने मेरे को रिमूव करा है। सो कोर्ट एबीसी रीजन कंक्लूड करता है कि नो, आपका डिसमिसल जो है वो ठीक है, ऑलराइट, और वो डिसमिस हो जाता है। उसके बाद वो अगेन फ्रेश रिट पिटीशन फाइल करते हैं। फ्रेश पिटीशन फाइल करके वो बोलते हैं, अब जो पॉइंट लेकर आए वो पॉइंट पे फोकस करें। वो बोल रहे हैं कि एक कॉमन प्रिंसिपल ये है कि जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी, जिस पर्सन ने आपको अपॉइंट करा है वही आपको रिमूव कर सकता है। सो इस केस में नवाब हुसैन जी बोलते हैं कि मतलब मेरे को जो अपॉइंटमेंट करी गई थी मेरी आईजी ने, और मेरा रिमूवल कर दिया डीआईजी ने। सो बेसिकली डीआईजी के पास पावर नहीं थी मुझे रिमूव करने की, बट उसने रिमूव कर दिया। सो बेसिकली मेरा जो डिसमिसल है, जो मेरे को पोस्ट से निकाला गया है, वो वैलिड नहीं है। कोर्ट इस पॉइंट पे बोलता है नो, बिल्कुल, मतलब बात तो आप की जाए कि मतलब ठीक है, ऑल राइट, बट ये जो प्ली आप अब ले रहे हैं बिल्कुल जायज है, इस पे केस भी अलाउ हो सकता है, बट ये आपने आपकी नॉलेज में थी पहले और बेसिकली आपने उसके बाद भी लेकर नहीं आया प्ली। और दैट्स वाई जब एक बार मैटर पहले डिसाइड हो चुका है तो बेसिकली अब आपको ये सेम ग्राउंड पे मतलब फाइल करने की कोई परमिशन नहीं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिवली इशू था पहले भी, आपके नॉलेज में थी बात। तो बेसिकली अब यहाँ पर आप बार्ड हो गए रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल से, नॉट एक्चुअली द रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल, बल्कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से आप हिट हो गए यहाँ पे, ऑलराइट। तो ये नवाब हुसैन का बहुत फेमस केस है। सो अब बात यहाँ पे आ रही है कि आपको प्रूव क्या करना है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में आपने ये प्रूव करना है कि सर सो एंड सो पार्टी उस वक्त अटैक ले सकती थी या डिफेंस ले सकती थी। नो, सिर्फ यही नहीं प्रूव करना होगा आपको वहां पे ये भी स्पेसिफिकली प्रूव करना होगा कि द पार्टी इज बाउंड टू डू सो। पार्टी बाउंड भी थी इस बात को, ये अटैक को लेने के लिए, डिफेंस को लेने के लिए। सो आपको दो बातें बहुत एसेंशियल है कि वो ले सकता था, डिफरेंट पॉइंट है, पर वो बाउंड था या नहीं था, डिफरेंट पॉइंट है। सो आप ये तो इस लाइट में अगर आप एक्सप्लेनेशन 4 को पढ़ेंगे, वो लिखा हुआ था यहाँ पे which might and ought to have been taken as ground of defense or attack, तो आप उसकी लाइट में कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को लर्न करेंगे, देन एकदम परफेक्ट रीडिंग आएगी। सो नाउ नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और एनी इशू इन विच मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन इशू। अब पास्ट केस या तो वो डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन इशू या एक्चुअली इन इशू था या कंस्ट्रक्टिवली इन इशू था इन अ फॉर्मर सूट। अब बात आ रही है व्हाट इज फॉर्मर सूट।